अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना विकास राय सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम रेखीय समीकरण निकाय के हल करने का दूसरा मेथड लेकर आए हैं। दोस्तों, हमने पहला मेथड आप लोग को पिछले वीडियो लेक्चर में समझा चुके हैं, जो मैट्रिक्स मेथड से रेखीय समीकरण निकाय का हल किए थे। पर आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्रेमर्स रूल द्वारा, अर्थात डिटर्मिनेंट मेथड से रेखीय समीकरण निकाय का हल। तो दोस्तों, क्रेमर्स रूल, आइए देखेंगे क्रेमर्स रूल, है ना। आज का जो लेक्चर होगा मुख्य रूप से हम लोग क्रेमर्स रूल से रेखीय समीकरण निकाय का हल करेंगे। तो क्रेमर्स क्या था, पहले इस पे हम लोग सोचेंगे। तो क्रेमर्स जो है सो एक मैथमेटिशियन था जिसका पूरा नाम था गैब्रियल। ये देखेंगे हम लोग GABRIEL, गैब्रियल क्रेमर्स, है ना। गैब्रियल क्रेमर्स, इन्होंने ही 1750 ईस्वी में इस रूल को दिए थे और उन्हीं के नाम पे हम लोग आज क्रेमर्स रूल पढ़ते हैं। यह रूल अलजेब्राइक मैथमेटिक्स में रेखीय समीकरण निकाय के हल करने में इस रूल का हम लोग यूज करते हैं। तो आइए हम लोग आज के लेक्चर में क्रेमर्स रूल से रेखीय समीकरण निकाय का हल देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक ने जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जल्दी आप सब्सक्राइब कर लें, तो इसी प्रकार आप लोग फिर अगले वीडियो लेक्चर का भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो हमारे ख्याल से मैट्रिक्स मेथड से रेखीय समीकरण निकाय का हल के वीडियो लेक्चर आप लोग नहीं देखे होंगे। तो आप लोग क्या करें कि पहले उस वीडियो लेक्चर को आप समझ लेंगे, देख लेंगे। तो उसमें क्योंकि हम बता चुके हैं कि रेखीय समीकरण निकाय क्या होता है, फिर उसका हल मैट्रिक्स मेथड से कैसे करते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम डायरेक्ट देखेंगे कि रेखीय समीकरण निकाय का हल क्रेमर्स रूल से। तो आइए आज समझते हैं हम लोग क्रेमर्स रूल का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले रेखीय समीकरण निकाय हम लिखेंगे। मान लेते हैं कि दिया हुआ रहेगा रेखीय समीकरण निकाय, है ना, जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही रेखीय समीकरण निकाय कहते हैं। तो दोस्तों, ये दिया हुआ रहेगा, तो फॉर्म हम बताते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू D1, A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू D2, A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू D3। तो स्टूडेंट्स, यही रेखीय समीकरण निकाय है, क्योंकि x y z वेरिएबल है, a b c d ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 1 होता है तो उसे रेखीय समीकरण कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक रेखीय समीकरण एक साथ होता है तो उसे रेखीय समीकरण निकाय कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और इसी इक्वेशन को हम लोग क्रेमर्स रूल द्वारा हल करेंगे, जिसको डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। तो आइए, यहाँ सबसे पहले डेल्टा, है ना, इसके बाद डेल्टा 1, डेल्टा 2 और फिर डेल्टा 3। देखिए, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3, यही हम लोग को सबसे पहले मानना आवश्यक है। ये जिनको डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकालना आ गया तो वह आप चुटकी बजाएंगे और रेखीय समीकरण का हल हो जाएगा। तो देखिए, गौर से समझिए, कोई भारी बात नहीं है जो आप लोग नहीं समझेंगे। काफ़ी आसानी से
ये समझ आएगा। आप बशर्ते इस वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखिए और मैं वादा करता हूँ कि यह आपको 100% समझ आएगा। तो सबसे पहले डेल्टा, ये क्या है डेल्टा। तो डेल्टा में हम जो है उस एलिमेंट को रखेंगे जो वेरिएबल का गुणांक होगा, एक्स वाई जेड का गुणांक होगा। तो स्टूडेंट्स पहला समीकरण पहला रो, दूसरा समीकरण दूसरा रो और तीसरा समीकरण तीसरा रो। तो आइए पहला समीकरण पहला रो लिया जाए, एक्स वाई जेड का गुणांक a1 b1 c1। दूसरा समीकरण दूसरा रो a2 b2 c2। तीसरा समीकरण तीसरा रो a3 b3 c3। तो ये डेल्टा हो गया और यही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए, ये तो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। तो देखेंगे गौर करेंगे कि ये x है और x का गुणांक a1 a2 a3 है, a1 a2 a3। तो x का गुणांक जो है सो पहला रो में लिखा गया है और y का गुणांक b1 b2 b3 दूसरा कॉलम में लिखा गया है और z का गुणांक c1 c2 c3 यह तीसरा कॉलम में लिखा गया है। तो माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि x का गुणांक पहला कॉलम, y का गुणांक दूसरा कॉलम और z का गुणांक तीसरा कॉलम में लिखा जाता है। अब देखिए डेल्टा 1 में क्या करना है कि x के गुणांक के जगह पर कांस्टेंट रखना है। डेल्टा 2 में y के गुणांक को हटा करके इस कांस्टेंट को रखना है और डेल्टा 3 में z के गुणांक को हटा करके और इस कांस्टेंट को रखना है। तो आइए डेल्टा 1 है ना, x के गुणांक को हटाना है। तो x का गुणांक कहाँ होता है स्टूडेंट्स, पहले कॉलम में होता है। तो उसके जगह क्या रखने के लिए बोले हैं, तो कांस्टेंट रखने के लिए बोले हैं, जो इक्वल के राइट साइड वाला कांस्टेंट रखना है, d1 d2 d3। इसके बाद दूसरा कॉलम का जो स्थान हुआ, दूसरा कॉलम में जो लिखा जाता था एक y का गुणांक और तीसरा कॉलम में z का गुणांक। आइए y का गुणांक क्या है, यहाँ पर b1 है, फिर b2 है और b3 है। फिर यहाँ पर देखेंगे z का गुणांक c1 c2 c3, यही स्थान इसका रिजर्व है। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा 2 में हम बताए थे कि y के गुणांक को हटाना है, क्योंकि यहाँ पे y के गुणांक होता है, उसको हटा करके इस कांस्टेंट को लिखिए। तो d1 d2 और d3। अब यहाँ पर x का गुणांक और यहाँ z का गुणांक हुआ करता था, उसी को हम लोग लिखेंगे a1 a2 a3। यहाँ पर z का गुणांक c1 c2 c3 c1 c2 c3। अब देखिए डेल्टा 3। तो डेल्टा 3 में क्या है, z का गुणांक हटाना है और वहाँ पे कांस्टेंट आएगा, जो तीसरा कॉलम में z का गुणांक होता है। तो ये d1 होगा, फिर d2 होगा, d3 होगा। इसके बाद पहला कॉलम दूसरा कॉलम में, पहला कॉलम x का गुणांक दूसरा कॉलम y का गुणांक। तो x का गुणांक a1 a2 a3, y का गुणांक b1 b2 और b3। तो स्टूडेंट्स डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 हो चुका है। अब इस समीकरण का सॉल्यूशन देखेंगे तो हम लोग कंडीशन, इसमें 3 कंडीशन आएगा, तीनों कंडीशन को आप समझिए। तो कंडीशन फर्स्ट देखेंगे, कंडीशन फर्स्ट, यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तब दिए गए रेखीय समीकरण निकाय, यानी SLE सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, शॉर्ट में लिखते हैं, रेखीय समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा। यूनिक सॉल्यूशन जिसको कहते हैं दोस्तों, अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा। जहाँ x इजकल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y इजकल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा और z इजकल टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा।
तो ये पहला केस है, क्योंकि सीधी सी बात है x का वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा 1/डेल्टा, तो ऊपर अंश नीचे हर अगर जीरो हो जाएगा समीकरण का हल होगा? नहीं होगा। तो इसलिए हर जीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात डेल्टा का मान जीरो नहीं होगा, तो समीकरण का जो हल होगा वह अद्वितीय होगा, अर्थात यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार हम लोग फिर केस सेकेंड और केस थर्ड लिखते हैं। तब तक आप लोग इसको लिखिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। तो आइए, कंडीशन फर्स्ट हो गया है, फिर हम लोग कंडीशन सेकेंड देखते हैं। कंडीशन सेकेंड, यदि डेल्टा इक्वल टू 0 तथा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम एक का मान 0 नहीं होगा, तो दिए गए रेखीय समीकरण निकाय, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दिए गए रेखीय समीकरण निकाय का हल नहीं होगा। तो रेखीय समीकरण निकाय का हल नहीं होगा क्योंकि हर जीरो होगा तो अनडिफाइंड, अपरिभाषित होता है। आइए तीसरा कंडीशन समझते हैं। कंडीशन थर्ड, यदि डेल्टा इक्वल टू 0 तथा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इक्वल टू 0, यानी डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इक्वल टू 0, तब दिए गए रेखीय समीकरण निकाय, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हल अनंत होगा। अनंत यानी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, ध्यान से सुनिए। 10th क्लास में भी पढ़े थे 2 चर वाला रेखीय समीकरण। उस समीकरण का भी हल 3 टाइप से हुआ करता था। जो हल यूनिक सॉल्यूशन, जिसको अद्वितीय हल कहते हैं, नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल नहीं, और एक तीसरा टाइप हुआ करता था जिसको हम लोग इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कहते हैं, यानी जिसका अनंत हल हुआ करता है। वही चीज़ है, कोई दूसरा चीज़ यहाँ पर नहीं है, बस मेथड बदल गया है। क्योंकि यहाँ पे पूछा जाएगा कि वही रेखीय समीकरण है, पर उस समीकरण का जो हल होगा, वहाँ पे भी 2, वहाँ 2 था, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ एक और बढ़ गया 3, तो 2 वेरिएबल होगा तो 2 समीकरण, 3 वेरिएबल होगा तो 3 समीकरण। तो इस समीकरण को हल करेंगे तो वह हल कैसा होगा? तो यही 3 हल होता है, जिसको पहला कंडीशन लिखाए थे यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होगा। दूसरा कंडीशन लिखाए थे जिसको हम लोग यहाँ पर लिखे होंगे कि कम से कम 1 का मान 0 नहीं होगा, तो दिया गया जो रेखीय समीकरण का हल होगा वह नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन, समीकरण का हल ही नहीं होगा। और तीसरा जो कंडीशन बताया है ये अनंत हल, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं, ये अनंत हल। तो समीकरण को हल करेंगे तो वह हल इस 3 टाइप से होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे वर्णन कर चुके हैं। आप इसको अच्छी तरीके से आप अपने कॉपी में, नोट्स में इसको अच्छे तरह से लिखिए, और फिर हम लोग इस पर एग्जाम्पल देते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से फिर इसको हम समझेंगे। तो आप तब तक अपने कॉपी में, नोट्स में इसको जल्दी से लिख लेंगे। सो स्टूडेंट्स, बोर्ड पर दिया गया जो समीकरण दिया है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण निकाय यहाँ पर दिया हुआ है। और इस रेखीय समीकरण का हल बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि इस रेखीय समीकरण निकाय का हल सारणिक विधि यानी डिटर्मिनेंट मेथड से हल कीजिए। तो आप लोग डिटर्मिनेंट मेथड का मतलब समझेंगे, क्रेमर्स रूल लगाना है। तो आइए, क्रेमर्स रूल का कंसेप्ट हमने अभी जस्ट दे चुके हैं, इस पर एक एग्जाम्पल बताते हैं। वहाँ पर हमने हालांकि कंसेप्ट में 3 वेरिएबल और 3 समीकरण को एक ही साथ दे चुके थे, और यहाँ पर उसी चीज़ को हालांकि उसी रूल का यूज करके
हम यहाँ पर बनाएंगे, 2 वेरिएबल है और 2 समीकरण है, वैसा ही इस्तेमाल करना है यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 करके। तो आइए हम दोनों का एक एक एग्जाम्पल समझते हैं कि 2 समीकरण रहेगा तो कैसे डिटर्मिनेंट मेथड क्रेमर्स रूल लगेगा, और जब 3 समीकरण रहेगा तो किस प्रकार यूज करते हैं। आइए एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन अगर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, कि माना, है ना, डेल्टा, सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा, इसके बाद डेल्टा 1 और डेल्टा 2, क्योंकि 2 वेरिएबल रहेगा तो डेल्टा 2 तक, और 3 वेरिएबल 3 समीकरण तो डेल्टा 3 तक होगा। आइए डेल्टा में सिखाए थे कि वेरिएबल का गुणांक लिखना है, तो पहला समीकरण पहला रो और दूसरा समीकरण दूसरा रो। तो आइए पहला समीकरण में वेरिएबल यानी चर राशि का जो गुणांक है 5 2 है, दूसरा समीकरण 3 2 है। फिर यहाँ पर डेल्टा 1 जो है, डेल्टा 1 में सिखाए थे दोस्तों कि x के गुणांक को हटाना है और वहाँ पे राइट साइड वाले कांस्टेंट को रखना है। तो दोस्तों x का जो गुणांक होता है वह पहला कॉलम और y का गुणांक होता है दूसरा कॉलम में। तो आइए पहला कॉलम से x के गुणांक को हटा के इस कांस्टेंट को लिखेंगे 3 5, और यहाँ पर y का गुणांक होता था तो y का गुणांक उतर जाएगा, 2 2 ही रहेगा। आइए डेल्टा 2 में y के गुणांक को हटाना है, तो दूसरा कॉलम में y का गुणांक होता है, यहाँ पर हटाएंगे तो राइट साइड वाले कांस्टेंट को रखेंगे 3 5, और यहाँ पर x का गुणांक आ जाएगा अब 5 3 होगा। चलिए तो अब सारे डिटर्मिनेंट्स का मान निकालिए। डिटर्मिनेंट सिखाए चुके हैं, जो स्टूडेंट्स आप लोग यानी डिटर्मिनेंट के लेक्चर को अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप उसको देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो आइए ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है और इसका मान ज्ञात करने के लिए मुख्य विकर्ण और माइनस द्वितीयक विकर्ण करते हैं। तो 5 गुना 2 10 हुआ, बीच माइनस, और 3 गुना 2 6 हुआ, तो घटेगा तो 4 आवेगा। यहाँ पे 3 गुना 2 6 हुआ, माइनस 5 गुना 2 10 हुआ, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4 होगा। 5 गुना 5 25 होगा, फिर माइनस होगा, और 3 गुना 3 9 होगा, तो 25 माइनस 9 16 हुआ। तो सो स्टूडेंट्स डेल्टा 1 डेल्टा 2 आ गया। तो x का मान ज्ञात करने के लिए बताए थे डेल्टा 1 बाई डेल्टा करते हैं, है ना। तो आइए डेल्टा 1 का मान क्या आया है, तो डेल्टा 1 का मान आया है -4, और डेल्टा का मान क्या आया है 4, तो ये कैंसिल होके आता है -1, यहाँ पे -1 दिया गया है। इसके बाद y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए डेल्टा 2 बाई डेल्टा सिखाए, है ना। तो डेल्टा 2 का वैल्यू आया हुआ है 16, और डेल्टा का वैल्यू आया है 4, तो कैंसिल होगा तो कितना आएगा 4। तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू -1, y का वैल्यू +4 आया है। तो यही हम लोग का फाइनल आंसर हुआ, x का इजकल टू -1 और y इजकल टू +4। यही हम लोग का आंसर हुआ है। यह आंसर सही है या गलत है आप लोग उस रेखीय समीकरण में डालिए और यह सेटिस्फाई करेगा। तो आइए x का वैल्यू -1 यहाँ पे डालेंगे तो -5 होगा, और y का वैल्यू 4 डालेंगे तो 4 गुना 2 8 होगा, तो 8 - 5 करेंगे तो +3 होगा। तो देखा बच्चों आंसर मिल गया है। आप लोग इसी रेखीय समीकरण को 10th क्लास में भी बनाए थे, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि आप मैट्रिक्स मेथड से या तो सारणिक मेथड से यानी डिटर्मिनेंट मेथड से बनाइए। तो पिछले लेक्चर में मैट्रिक्स मेथड देखे थे और आज के लेक्चर में डिटर्मिनेंट मेथड्स, जिसको क्रेमर्स रूल कहते हैं। तो ये 2 समीकरण रहेगा, तो इस प्रकार बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स 2 चर और 2 समीकरण का हम लोग क्रेमर्स रूल का इस्तेमाल कर दिए हैं। आप इसी प्रकार 3 समीकरण 3 वेरिएबल दिया रहेगा, तो आप इसी प्रकार एक में डेल्टा, तो डेल्टा में क्या वेरिएबल का गुणांक, डेल्टा 1 में x के गुणांक को हटा देते हैं, राइट साइड वाले कांस्टेंट को रख देते हैं, और बाकी यहाँ पे y हुआ करता है। यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे कि x का गुणांक रहेगा, यहाँ पे y का गुणांक हटेगा, जहाँ हटता है वहाँ कांस्टेंट लगाते हैं। तो सो स्टूडेंट्स इसी प्रकार आप लोग
3 वेरिएबल 3 समीकरण वाला दिया रहेगा, तो वहाँ पे डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तक जाएंगे। इसी प्रकार डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद इससे x का मान ज्ञात करने के लिए डेल्टा 1 बाई डेल्टा लगाएंगे, y का मान ज्ञात करने के लिए डेल्टा 2 बाई डेल्टा, z का मान ज्ञात करने के लिए डेल्टा 3 बाई डेल्टा करना पड़ता है। इससे हम लोग को x, y, z का मान मिलेगा। तो हम फिर आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग थर्ड यानी 3 समीकरण दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम बना के दिखाएंगे। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। आप लोग इसे ट्राई मारेंगे, तो ट्राई मारने के बाद देखेंगे अगर बन जाए तो अच्छी बात है, और नहीं बनेंगे तो फिर हम तो हैं ही आप लोग के लिए, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग। लेकिन हाँ, आप लोग को अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप लोग ज़रूर इसे जल्दी इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग शेयर करने में देर मत करिए। तो धन्यवाद दोस्तों।